नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी को प्रारंभ किया था। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कक्षा 10 का ये दूसरा चैप्टर है, जिसको हमने पिछले वीडियो में आधा कंप्लीट कर दिया था और आज इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि वन्य जीवों के आवास का विनाश इन सारे कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक जिम्मेदारी इसी की है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे इस टॉपिक में कौन सी हेडिंग है देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। इसको समझते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम जैव संसाधनों का विनाश करते हैं उसका प्रभाव हमारी सांस्कृतिक विविधता पर पड़ता है। हमारे सांस्कृतिक विविधता लगातार कम होती जाती है। कैसे, समझ लेते हैं। जैव विनाश के कारण तमाम सारी जो जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, जो खाने पर पीने को लेकर के, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म, इन सारे कामों को लेकर के वनों से और जंगली जीवों से जुड़ी हुई होती हैं, उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो समुदाय खाने पीने ये सब चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड होते हैं, सीधी सी बात है, एकदम जनरल सी बात है, अगर हम जंगलों को समाप्त करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और आप देखेंगे कि गरीब वर्ग जो भी होता है वहाँ पर महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं खाना बनाने को लेकर के। आप अगर किसी गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं तो आप देखते होंगे खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जानवरों को चारे की जिम्मेदारी तथा पानी लाने की जिम्मेदारी और भी छोटी मोटी आवश्यकताएं जो होती हैं घर संभालने को लेकर के, वो महिलाओं के ऊपर ही आश्रित होती हैं। और इस वजह से महिलाएं, अगर हम क्या करेंगे, किसी जगह का संसाधनों का दोहन करते हैं, मान लीजिए आसपास आपके कोई जंगल है, वहाँ पर महिलाएं आराम से ले आती हैं, चारे को ले आती हैं, भोजन इकट्ठा वहाँ से कर लेती हैं, लकड़ी इकट्ठा कर लेती हैं, तमाम सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन आपने उस जंगल को समाप्त कर दिया है तो इसके पश्चात वहाँ की महिलाओं को काफ़ी दूर जाना पड़ेगा लकड़ी को लेने के लिए, ऊपलें बीनने के लिए, महुआ या जंगल से तमाम सारी चीज़ें जो भी प्राप्त की जाती है उनको लेने के लिए महिलाओं को दूर जाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में उनको जब काफ़ी दूर चलना पड़ता है तो क्या होता है, समय, अपनी फैमिली को जो समय देती थी इससे पहले वो समय नहीं दे पाएंगी और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी। साथ ही साथ काम का बोझा बढ़ जाएगा और घर में बच्चों की उपेक्षा होगी, अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगी और इस तरह से सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं और एक सामाजिक जो ढांचा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब हम जंगल को समाप्त करते हैं, जंगलों या वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एक गरीब वर्ग किस तरह से परेशान हो जाता है और एक सामाजिक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। ये आपने देखा कि इनडायरेक्टली किस तरह से प्रभावित करते हैं जंगलों को कटने के बाद किसी सोसाइटी को। लेकिन अगर हम देखें वन कटाई के परोक्ष परिणामों की बात करें, यानी जब हम जंगल को काटते हैं तो डायरेक्ट कौन सा परिणाम होता है जो हमको सामने दिखाई देता है, तो चलिए उसकी भी चर्चा करते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम सूखा, जब भी आप जंगलों को काटेंगे तो आपको आसपास के क्षेत्रों में सूखा की कंडीशन बन जाएगी, बाढ़ भी आ जाएगी और ये सब चीज़ें, सूखा बाढ़ जो भी होता है हमेशा गरीब तबके को ही अधिक प्रभावित करता है। और जब गरीब तबका जो है इससे प्रभावित होगा ज़्यादा तो वो और भी गरीब होता चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हमने कंक्लूजन निकाला है, गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। यानी अगर हम पर्यावरण को डिग्रेड करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे, बुरा बनाएंगे, उसमें गड़बड़ी करेंगे, तो सीधे तौर पर हम देखेंगे गरीबी का बढ़ता ही जाना होगा वहाँ पर, यानी गरीबी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो आपने देखा हमारे देश में या किसी भी स्थान पर जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ होता है। सांस्कृतिक विविधता लगातार समाप्त होती चली जाएगी अगर हम जैव संसाधनों का दोहन करते हैं। इसके बाद आइए आगे चलते हैं, इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग की बात करते हैं, जो हेडिंग इस पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा कोर है, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। इनको बचाने को लेकर के दो तरफ से प्रयास किया जाता है। एक तो सरकार प्रयास करती है और दूसरी तरफ जो निवासी होते हैं यानी स्थानीय लोग होते हैं,
या मनुष्य होते हैं, हम लोग होते हैं, सामान्य लोग, वो भी प्रयास करते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे, समाप्त हो जाएगा चैप्टर। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं यहाँ पर कि सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं। जंगलों या वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास क्या किए जाते हैं। इनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप देखेंगे भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972। आप यहाँ पर देख रहे हैं वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, यानी जो सबसे बड़ा कारण था वन्य जीव के समाप्त होने का, जैव विविधता के समाप्त होने का, वो आवास विनाश ही था। आपको पीछे बताया गया था कि जंगली जानवरों के आवास लगातार समाप्त हो रहे थे। इस वजह से इसमें सबसे जो बड़ा कदम उठाया जाता है वह जो है आवास रक्षण को लेकर उठाया जाता है। यानी कहा गया कि सबसे पहले हमें आवास की सुरक्षा करना है जंगली जीवों के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम के तहत जो भी संकटग्रस्त जातियाँ बची हुई हैं, जो विलुप्त हो गई हैं तो उसका भी कोई कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं बची हुई हैं उनको चिन्हित किया गया, उनकी सूचियाँ प्रकाशित की जाएंगी और शिकार उनको जो शिकार है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब इनका शिकार नहीं किया जा सकता है। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण किया गया, कानूनी तौर पर जो जंगली जानवरों के आवास उनको बचाया गया, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। यानी जो भी जंगली जानवर हैं संकटग्रस्त हैं उनका अब शिकार नहीं किया जा सकता है और इन चीज़ों को कड़ाई से पालन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। कुछ और संस्थाएं बनाई जाएंगी, नेशनल पार्क्स बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, वन्य जीव पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई और इसके माध्यम से भी जंगली जीवों को सुरक्षित किया गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा किया जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों की रक्षा प्रदान करना था। केंद्र सरकार तमाम सारे प्रोजेक्ट लेकर के आती है और उन प्रोजेक्ट्स के तहत तमाम सारे जीवों को बचाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनको इस प्रोजेक्ट के तहत बचाया गया। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक सींग वाला गैंडा है, वन हॉर्न राइनोसरस, उसको बचाया गया। कश्मीरी हिरन या जिसको हंगुल कहा जाता है। इसके बाद मगरमच्छों को बचाने का भी प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो आपका लायन है, एशियाटिक लायन, उसको भी बचाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ कुछ जानवर जैसे हाथी है, काला हिरन है, चिंकारा है, भारतीय गोडाउन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है इसको इंग्लिश में, एक प्रकार का पक्षी होता है, हिम तेंदुआ आदि के शिकार पर तथा व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इन जानवरों का आप व्यापार नहीं कर सकते हो। और पीछे जो अभी आपको जानवर बताए गए उन जानवरों के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट लाए जाएंगे और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इनको बचाया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि तमाम सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं। इसके ऊपर अभी आपने जाना कि तमाम सारी जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको चिन्हित किया गया, उनको बचाने को लेकर प्रयास किया जाएगा, शिकार ना किया जाए इसके लिए कानून बनाए जाएंगे और जंगली जीव जो भी हैं उनका व्यापार, जो अवैध व्यापार हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया गया। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद तो इस तरह से भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को। लेकिन जब समय और बीता तो सरकार ने महसूस किया, प्रकृतिवादियों ने महसूस किया कि सिर्फ बड़े जानवरों को संरक्षित करने के पश्चात हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हमें अन्य छोटे जीवों को भी प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, तभी हम पूरे के पूरे बायोम को संरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। संरक्षण नियोजन में कीटों के भी महत्व को पहचान लिया गया और इसी कारण से वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 और आगे चल कर के 1980-1986 में वन्यजीव अधिनियम को और ज़्यादा बढ़ाया गया और उसके तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों, ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित किया गया। 1991 में इस एक्ट को जब और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया तो इसमें 6 जातियों को भी रखा गया पौधों की। यानी अब पौधों की के भी महत्व को समझा गया कि पौधों को भी अब हमें प्रोटेक्ट करना है, तो पौधों को भी रखा गया। इस तरह से एक सीरीज बन रही है, आपने देखा। सबसे पहले स्टेप वाइज जो है, सबसे पहले
1972 में बड़े जानवरों को प्रोटेक्शन दी गई। इसके बाद 1980-86 के आसपास कानून बना करके छोटे तितलियाँ, इन चीज़ों को भी प्रोटेक्शन दिया गया। और उसके बाद जाना गया कि अब हमें वृक्षों को भी बचाना है, तो 1991 में एक्ट के तहत वृक्षों को भी इस प्रोटेक्शन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आइए बाघ परियोजना को जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मुख्य रूप से बाघों को समाप्त होने से बचाया जाता है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाता है हमारे देश में। आइए क्या कारण है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है, देख लेते हैं। आपने देखा वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है और जब देखा गया कि ये काफ़ी ज़्यादा समाप्त हो रहा है, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब पाया गया कि इसकी संख्या काफ़ी घट गई है, पता लगाया गया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो पाया गया कि बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, यानी उनको मारा जाता था और उनका व्यापार किया जाता था। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, जिन स्थानों पर बाघ रह रहे थे वो जंगल लगातार सिकुड़ रहे थे, समाप्त हो रहे थे क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप बढ़ रहा था। भोजन के लिए जो भी उनको जातियाँ थीं, अन्य जो जातियाँ उपजातियाँ थीं जंगल में रहने वाले, खरगोश, सियार, ये सब चीज़ें ये समाप्त हो रही थी लगातार। इस वजह से भोजन की आवश्यकता नहीं पूरी हो रही थी बाघों की। ये तमाम सारे कारण थे जिस वजह से बाघों की लगातार संख्या घट रही थी। अब बात करते हैं कि बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी क्यों किया जाता था। उसके दो बड़े कारण थे। बाघों की खाल का व्यापार किया जाता था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग शौक के लिए बाघों की खाल को रखते हैं, अपने यहाँ टांग करके रखते हैं। अमरीश पुरी को आपने देखा होगा, पीछे मूवीज़ में जरूर रखे रहता था। वैसे ही उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग किया जाता है, यानी इनकी हड्डियों का इस्तेमाल होता है औषधि बनाने के लिए। उनके खाल का भी इस्तेमाल शो के लिए होता है। इन तमाम कारणों से इनका शिकार किया जा रहा था और ये कारण है इस जाति के विलुप्त होने के पीछे, यानी जाति लगातार विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। इस बात की जानकारी जब सरकार को होती है तो सरकार प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करती है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत उन्होंने बाघों को संरक्षित करने को लेकर ढेर सारा काम किया। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के पहला प्रश्न बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब लॉन्च किया गया? 1973 में लॉन्च किया जाता है और तमाम सारे इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तमाम सारे नेशनल पार्क जो होते हैं उनमें बाघों को स्पेशल उनको जगह दी जाती है और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस, केरल में पेरियार। ये तमाम सारे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती हैं। इनमें जानवरों को यानी बाघों को संरक्षित किया जाता है। ये आपका मैपिंग वर्क है, आपको मैप में इनको ढूंढना है और इनको टिक करना है और इनको याद रखना है। मैप में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैप वर्क में, तो ये आप रेडी कर लेंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया और आगे चल कर के ये योजना काफ़ी सफल हुई और जल्दी से या तेज़ी से हमारे देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। तो सरकार के द्वारा किए गए कामों में हमने पहले नंबर पर जाना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन कौन से काम किए गए हैं। इसके बाद वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को भी देखेंगे हम। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जंगलों को संरक्षित किया जाता है मेनली सरकार के द्वारा। सरकार ने डिवीज़न कर दिए हैं 3 प्रकार से जंगलों का और उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठा रही है। तो आइए देख लेते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत सरकार ने जंगलों को बांट दिया है। देख लेते हैं तीनों के मतलब क्या हैं। आरक्षित वन के अंतर्गत ऐसे वन आते हैं, यानी देश में अगर 100 बीघे में जंगल है तो 100 में से 50 बीघे में जंगलों को आरक्षित वन की श्रेणी में रख दिया है सरकार ने। आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, जो रिजर्व में होते हैं सरकार के पास, कोई वहाँ से घास नहीं काट सकता है, वहाँ से पेड़ नहीं काट सकता, यानी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ऐसे वन आरक्षित वन होते हैं और इस तरह से आरक्षित वन जैव विविधता को बचाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। तो आरक्षित वन आपको समझ में आ गए हैं। आरक्षित वन सरकार अपने पास आरक्षित कर लेती है और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है, ना कोई यहाँ से चारा काट सकता है, ना कोई यहाँ से किसी भी चीज़ को ले सकता है। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसी तरह से रक्षित वन ऐसे होते हैं
कि ये कमांड में तो होते हैं, यानी गवर्नमेंट के अंडर में तो होते हैं, और देश के 1/3 वन रक्षित वन के श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन रक्षित वनों में लोगों को घास काटने के लिए हो या तो लकड़ी बीनने के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए परमिशन होती है, वो लोग यहाँ से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार को कोई खतरा समझ में आता है कि ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो ऐसे रक्षित वनों को वो संरक्षित वनों में शामिल कर देती है। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि जो संरक्षित वन होते हैं ज़्यादा उसमें कड़ाई होती है सरकार की, रक्षित वन में उतनी ज़्यादा कड़ाई नहीं होती, थोड़ा ढील रहती है। अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं जिसको लेकर के सरकार ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है और सरकार को इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। तो अन्य जो भी प्रकार के वन होते हैं, ज़्यादातर इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व के जो भी वन होते हैं, पर्सनल किसी व्यक्ति का जंगल होता है या समुदाय का जंगल होता है, किसी गांव का जंगल होता है, तो ऐसे वन इसमें अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से सरकार के द्वारा किए गए जो भी काम हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने को लेकर के, तो वो हमने जाने हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि समुदाय और वन संरक्षण, यानी समुदाय की क्या भूमिका होती है, समुदाय के लोग यानी हम लोग सामान्यतः किस तरह से अपने जंगलों को बचाते हैं। तो इसके बारे में चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, यानी वहाँ के नागरिक इतना ज़्यादा जागरूक हैं कि वो अधिकारियों के साथ जुट करके उन चीज़ों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये अगर हम इन चीज़ों को प्रोटेक्शन करेंगे तो आगे चल कर के ये जंगल हमारे ही काम आने वाले हैं। तो इस तरह की बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है आपका राजस्थान में, वहाँ पर खनन का काम चल रहा है। तो लोग सरकारी सहायता करके, यानी सरकारी अधिकारियों की सहायता से लगातार प्रोटेक्ट करते हैं। किस लिए प्रोटेक्ट करते हैं? कि वहाँ पर जो चलने वाला खनन कार्य है वो बंद हो जाए। तो आपने देखा कि समुदाय किस तरह से हेल्प कर रहा है सरकार की कि उनके जंगलों को बचाया जा सके। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी वो कहते हैं सरकार से कि आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको हमारे मामले में आप इंटरफेयर मत करिए, हम खुद ही इन चीज़ों को संरक्षित कर लेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गाँवों ने लगभग 1200 हेक्टेयर ज़मीन को क्या किया, इकट्ठा किया है और भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी है। वहाँ पर सरकार की कुछ नहीं चलती है, वो लोग अपने नियम कानून बनाते हैं और वहाँ पर बाहरी लोगों के प्रवेश को उन्होंने वर्जित कर रखा है, साथ ही शिकार को भी वर्जित कर रखा है। इस तरह के कुछ और मूवमेंट हैं। चिपको आंदोलन के बारे में आइए थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, चिपको आंदोलन का मतलब क्या होगा? चिपकना। चिपकना किससे है? पेड़ से चिपकना है। जब लोगों को पता चलता है कि कुछ लोग हमारे जंगलों को काटना चाहते हैं, तो वहाँ की स्थानीय महिलाएं क्या करती हैं? पेड़ों से चिपक जाती हैं और चिपक करके पेड़ों की सुरक्षा करती हैं। इस वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ जाता है। बाद में आप तस्वीर देख रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा की। सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट ने इस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाया था और यह आंदोलन हुआ कहाँ पर था? 1973 के वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। तो इस तरह से चिपको आंदोलन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। लोगों ने चिपक करके पेड़ों को बचाया था और ये आंदोलन आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। चलिए दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक पर। चिपको आंदोलन को आपने जान लिया है। इसी तरह से बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में होता है। 9 दाने आंदोलन भी होता है और 9 दाने आंदोलन के द्वारा क्या किया जाता है? रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है। यानी कहा जाता है आप जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार केमिकल, इसका इस्तेमाल मत करिए, बिना इसके इस्तेमाल के भी आप अच्छा अनाज पैदा कर सकते हैं। तो 9 दाने आंदोलन किस लिए चलाया गया आपसे पूछा जाएगा। छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको बताना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को मना करने के लिए। साथ ही बीज बचाओ आंदोलन भी चलाया गया है टिहरी में किसानों के द्वारा बीजों को संरक्षित करने के लिए। इस प्रकार से समुदाय के लोग भी छोटे छोटे आंदोलन चला करके अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ये इन उदाहरणों से आपने समझ लिया है। एक अन्य चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट
विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें आप मेनली जान लीजिए। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, यानी कुछ पेड़ होते हैं उनको हम पवित्र घोषित कर देते हैं। अपने आसपास आप देखेंगे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इस तरह के पेड़ों को हम पवित्र घोषित कर देते हैं। और जब पवित्र घोषित कर देते हैं तो उसको काटने को लेकर के या कोई उससे छेड़छाड़ करेगा तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा धार्मिक रुख अपना लेते हैं और उसको मना करते हैं। यानी कुल मिलाकर के धर्म से चीज़ों को जोड़ देते हैं जब पेड़ पौधों को, जंगलों को, और उसको काटना धर्म के खिलाफ कह दिया जाता है तो लोग उससे डरते हैं और उसको नहीं काटते हैं। ऐसा ही करते हैं तमाम सारे जनजातीय लोग, और इस तरह के माध्यम से वो जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ कुछ प्रकार के झरने होते हैं, पहाड़ की चोटियाँ होती हैं, झील होती हैं, पशु होते हैं, इनको भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, पवित्र घोषित किया जाता है और लोग इनको भी प्रोटेक्शन देने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे मंदिरों के आसपास बंदर, लंगूर ये सब पाए जाते हैं, लोग इनको खिलाते पिलाते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी तरह से राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास, बिश्नोई गांव है, वहाँ के आसपास आपको काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड इस तरह के आराम से देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ के लोग इनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पवित्र हैं और इनको नुकसान पहुँचाएंगे तो हमारा जो धर्म है उसको नुकसान पहुँच जाएगा। आप छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, संथाल, महुआ, कदम, ये लोग जो होते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास, मुंडा और संथाल जो होते हैं जनजातियाँ, ये महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं और इस तरह से इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं, तो इस तरह से ये इनको प्रोटेक्शन देती हैं, इनको नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। तो हम लोगों, अगर हम अपनी पर्सनल बात करें तो हम लोग भी पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं और उनको सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आपने जाना कि समुदाय भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वन और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के। इधर आपने अभी पीछे जाना था कि सरकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रही है। सरकार जंगलों को क्लासीफाई कर रही है। साथ ही साथ सरकार ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर के लिए टॉपिक है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 पारित किया था। तो इन तमाम कामों के माध्यम से हम वन्य जीव को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य तय कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अपने अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम जल संसाधन को अध्ययन करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।